आज हम 1936 में प्रकाशित हुए मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान की दुनिया में उतरेंगे। जी। ये सिर्फ हिंदी साहित्य की एक मशहूर किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें करीब 90 साल पहले के भारतीय गांव की तस्वीर दिखती है। सवाल ये है कि इसे आज भी क्यों पढ़ा जाना चाहिए। होरी नाम के एक आम किसान की कहानी में ऐसी क्या खास बात है जो इसे एक कालजयी रचना बनाती है। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि गोदान देखिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दौर के समाज का, उसकी व्यवस्था का एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल। आज हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि प्रेमचंद ने होरी और दूसरे किरदारों के जरिए शोषण, गरीबी और सामाजिक असमानता के उस चक्र को कैसे दिखाया, जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में मौजूद है। बिल्कुल, जो आज भी मौजूद है। तो कहानी का केंद्र है होरी, एक छोटा किसान, और उसका एक बहुत ही सीधा साधा मतलब बहुत ही मानवीय सपना है, एक गाय का। हाँ, कि उसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो। आज के जमाने में ये सपना बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन उस दौर में एक किसान के लिए गाय खरीदना इतना बड़ा सपना क्यों था, इसका क्या महत्व था। यहाँ बात बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है। गाय सिर्फ एक जानवर या दूध का जरिया नहीं थी। उस सामाजिक ढांचे में गाय का होना वो सम्मान और प्रतिष्ठा की निशानी थी। अच्छा। हिंदू धर्म में उसकी पवित्रता तो है ही, हाँ, लेकिन उससे भी बढ़कर ये किसान के लिए उसकी सामाजिक हैसियत का प्रतीक थे। राइट। होरी के लिए गाय का सपना असल में एक बेहतर, एक इज्जतदार जिंदगी का सपना है, अपनी पहचान बनाने का सपना। हाँ, समाज भी अपनी पहचान बनाने की, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने की आकांक्षा है, और उसका पूरा जीवन इसी एक सपने को हासिल करने के संघर्ष में बीत जाता है। और ये कितना दिलचस्प है कि उसका सपना किसी बड़ी क्रांति का या व्यवस्था को बदलने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसी व्यवस्था में बस एक छोटी सी सम्मानजनक जगह पाने का है। जी। शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है कि इतना छोटा सा सपना भी उसके लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसा बन जाता है। बिल्कुल। और इस संघर्ष में हम किरदारों से जुड़ते चले जाते हैं। होरी जो दिन रात पसीना बहाता है, और उसकी पत्नी धनिया, वो सिर्फ एक दबी कुचली औरत नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक मजबूत किरदार है। बिल्कुल। प्रेमचंद की खूबसूरती यही है, उनके किरदार सिर्फ कहानी के पात्र नहीं बल्कि पूरे समाज के प्रतिनिधि हैं। होरी उस दौर के हर उस किसान का प्रतीक है जो कर्ज, लगान और शोषण के बोझ तले दबा है, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा यानी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ जमींदार राय साहब हैं, साहूकार झिंगुरी सिंह या पंडित दाता दीन हैं। प्रेमचंद ने उन्हें सिर्फ एक आयामी खलनायक की तरह नहीं दिखाया। अच्छा। वो उस पूरी शोषणकारी व्यवस्था का चेहरा है जो किसानों को गरीबी में जकड़े रखती है। लेकिन क्या प्रेमचंद उन्हें पूरी तरह से बुरा दिखाते हैं, या उनके किरदारों में भी कोई मानवीय पहलू है? मतलब क्या वे खुद भी उसी व्यवस्था के शिकार हैं, बस अलग स्तर पर? बहुत अच्छा सवाल है। और प्रेमचंद यही दिखाते हैं कि ये लोग भी उसी सामाजिक ढांचे का हिस्सा हैं। जैसे जमींदार राय साहब, वे किसानों का शोषण तो करते हैं, लेकिन साथ ही वे खुद भी अपनी शान शौकत बनाए रखने के दबाव में हैं और शहर के बड़े लोगों से दबे हुए हैं। मतलब वो भी खुश नहीं है। वो खुश नहीं है। प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि ये व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की वजह से खराब नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था ही ऐसी है जिसमें हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है। यही बात इस उपन्यास को एक सतही कहानी से उठाकर एक गहरा सामाजिक विश्लेषण बना देती है। ये जो आपने किरदारों के बारे में बताया कि वे पूरी व्यवस्था का चेहरा है, यहीं से शायद उपन्यास के बड़े विषयों की शुरुआत होती है। जी। अगर इस उपन्यास की परतों को खोला जाए तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है शोषण का एक पूरा जाल। ये कैसे काम करता था? देखिए, ये सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं है, ये एक प्रणालीगत शोषण, एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन की कहानी है। इसका कोई उदाहरण? एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। होरी बीज खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेता है। फसल आती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा जमींदार लगान में ले जाता है। बचा हुआ हिस्सा साहूकार कर्ज के ब्याज में, अगली फसल के लिए उसे फिर कर्ज लेना पड़ता है। तो ये एक चक्र है। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें वो जितना हाथ पैर मारता है उतना ही धंसता जाता है। और इसमें सिर्फ जमींदार या साहूकार ही नहीं है। और कौन है? पटवारी है, पुलिस का सिपाही है, पंडित है, हर कोई इस कमजोर किसान से अपना हिस्सा नोचने के लिए तैयार बैठा है। मतलब ये एक आर्थिक शोषण से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। बिल्कुल। और शोषण का ये चक्र सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये धर्म और सामाजिक मान्यताओं से और भी मजबूत हो जाता है। अच्छा।
एक तरफ होरी जैसे किसानों के लिए ईश्वर में आस्था और धर्म ही मुश्किलों से लड़ने का एकमात्र सहारा है, वो उन्हें हिम्मत देती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेमचंद ने बड़ी बेबाकी से दिखाया है कि कैसे धर्म को भी शोषण का एक हथियार बनाया जाता है। वो कैसे? उपन्यास में ये पहलू किस तरह सामने आता है? देखिए, होरी पर जब भी कोई मुसीबत आती है, पंडित दाता दीन जैसे लोग उससे उसके पिछले कर्मों का फल बताकर कर्मकांड के लिए उकसाते हैं। हाँ, कर्मकांड और दान दक्षिणा के लिए। घर में खाने को ना हो लेकिन बिरादरी को भोज देना जरूरी है, वरना समाज से बाहर कर दिए जाओगे। बेटे की शादी में कर्ज लेना है, मरने के बाद क्रियाकर्म के लिए कर्ज लेना है। यानी धर्म जो सहारा होना चाहिए था, वो भी गरीब किसान पर एक और आर्थिक और मानसिक बोझ डाल देता है। तो आस्था उसे दिलासा तो देती है, पर उसकी असल समस्याओं का कोई समाधान नहीं करती। बिल्कुल नहीं करते। और धर्म का ये पहलू सीधे सीधे सामाजिक असमानता से जुड़ जाता है, खासकर जाति व्यवस्था से। एकदम सही। ये दोनों चीजें एक दूसरे से गूंथी हुई हैं। पुरोहित और पंडित ऊंची जाति के हैं, जमींदार ठाकुर हैं, तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। उनकी बात को मानना होरी जैसे किसानों की मजबूरी है। उनकी सामाजिक हैसियत उन्हें सवाल उठाने की इजाजत ही नहीं देती। उपन्यास ये दिखाता है कि होरी की गरीबी सिर्फ उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, ये उसकी जाति और समाज में उसकी जगह से भी तय होती है। तो प्रेमचंद असल में ये दिखा रहे हैं कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। नहीं, ये इंसान की पहचान और उसके सपनों को धीरे धीरे निगल जाने वाली एक व्यवस्था है। बिल्कुल। होरी की लड़ाई सिर्फ एक गाय के लिए नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में अपनी इंसानियत और अपनी इज्जत बचाए रखने की लड़ाई है। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो है प्रेमचंद की भाषा। इतनी सरल, इतनी सीधी सादी, फिर भी दिल पर सीधा असर करती है। ये जादू वो कैसे करते थे? उनकी लिखने की कला में ऐसा क्या खास है? उनके लिखने का अंदाज ही इस उपन्यास की आत्मा है। प्रेमचंद कोई मुश्किल या साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, वो गांव की बोली, वहां के मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। जब आप गोदान पढ़ते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम वहीं हैं। आपको लगता है कि आप होरी के गांव में हैं, उसके सुख दुख को अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसकी लाचारी को महसूस कर रहे हैं। उनके किरदार कागजी नहीं लगते, वे हमारे आसपास के जीते जागते योग लगते हैं। यही सादगी और असलियत पाठक को कहानी से सीधे जोड़ देती है। यानी उनकी कला सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। और इसका सबसे पॉइनिएंट, सबसे दर्दनाक उदाहरण उपन्यास के अंत में मिलता है। वो अंत तो झकझोर देता है। जी, होरी अपनी पूरी जिंदगी एक गाय के लिए तरसता रहता है और अंत में जब वो मर रहा होता है तो उसकी पत्नी धनिया से पंडित कहता है कि होरी की आत्मा की शांति के लिए गोदान करवाऊं। तब धनिया अपनी पोटली से बचा कर रखे कुछ आने निकालकर पंडित के हाथ पर रखती है और कहती है, महाराज, न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही इनका गोदान है। और वो एक वाक्य पूरे उपन्यास का, होरी के पूरे जीवन के संघर्ष का सार है। ये पाठक को झकझोर कर रख देता है। तो कुल मिलाकर गोदान एक किसान के गाय खरीदने के छोटे से सपने से शुरू होकर भारतीय समाज की उन गहरी समस्याओं का एक महाकाव्य बन जाता है। बिल्कुल। जो आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं। शोषण, वर्गभेद, जातिवाद और अन्याय। एकदम सही। इसीलिए इसे भारतीय साहित्य का एक अमूल्य रत्न कहा जाता है। ये उपन्यास कोई आसान समाधान नहीं देता, बल्कि समाज को एक ऐसा आईना दिखाता है जिसमें कड़वी सच्चाइयां साफ नजर आती हैं। और इसकी प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। चक मानते हैं कि उपन्यास का अंत बेहद निराशावादी है। हाँ, ये बात उठती है। क्योंकि होरी हार जाता है, उसका सपना पूरा नहीं होता। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या इसमें कोई उम्मीद की किरण भी है? मुझे लगता है कि अंत दुखद जरूर है, लेकिन पूरी तरह निराशावादी नहीं। कैसे? होरी भले ही व्यवस्था से हार गया हो, लेकिन धनिया जैसी औरतें या उसका बेटा गोबर, गोबर, जो गांव की शोषणकारी व्यवस्था को छोड़कर शहर चला जाता है, वे एक तरह के विद्रोह का प्रतीक हैं। वो चुप नहीं रहते। वे चुपचाप सब कुछ सहने को तैयार नहीं हैं। शायद प्रेमचंद इसी आने वाली पीढ़ी में उम्मीद देख रहे थे। वे दिखा रहे थे कि संघर्ष भले ही कितना भी मुश्किल हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। तो ये चर्चा एक विचार के साथ समाप्त होती है। ये उपन्यास 1936 में लिखा गया था। होरी की कहानी और उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए आज के भारत में क्या बदला है? बड़ा सवाल है। और शायद उससे भी जरूरी सवाल, किसानों के कर्ज, सामाजिक दबाव और अपनी मेहनत का सही फल न मिलने के संघर्ष। इसके कौन से पहलू आज भी हमारे ग्रामीण इलाकों में मौजूद हैं? क्या बदला है और क्या नहीं बदला है?